नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। फाइनेंस की एक ज़बरदस्त वीडियो आपके बीच में लेके आए हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू फिल पेइंग स्लिप प्रॉपरली, यानी जमा पर्ची को सही तरीके से कैसे भरें। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, बैंक में लोग आते हैं और छोटी मोटी जानकारियाँ भी नहीं भर पाते हैं। वैसी कंडीशन में आपके साथ कभी कभी धोखा भी हो जाता है। लोग गलत अकाउंट नंबर भर करके अपने अकाउंट में जमा कर लेंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि एक जमा पर्ची के अंतर्गत क्या क्या जानकारियाँ उसमें होती हैं और क्या जानकारियाँ किस जगह कैसे भरना चाहिए, और तमाम सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में, बहुत सरल भाषा में और बहुत ही सटीक तरीके से। तो बिना देर करते हुए चलिए सीखते हैं, आइए। तो दोस्तों, इस समय मेरे पास है दो जमा पर्ची। एक है पंजाब नेशनल बैंक का और दूसरा है HDFC बैंक का। तो दो जमा पर्ची मेरे पास इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। और ये दोनों जमा पर्ची किस तरीके से भरते हैं, चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि जमा पर्ची के अंतर्गत क्या क्या जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। जानकारियों में देखिए, तो सबसे पहले बैंक का नाम होता है, फिर देखिए लोगो है, कुछ कोटेशन दिया गया है, स्वच्छ भारत, गांधी जी का चश्मा बना हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक का ये अपना एक तरीका है। फिर लिखा है शाखा या ब्रांच का नाम, यानी जिस ब्रांच में आप पैसा जमा कर रहे हैं। जमा पर्ची है, इसके माध्यम से आप पैसा भी जमा कर सकते हैं, DD भी जमा करते हैं, चेक जमा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़। देखिए इसका डिटेल यहाँ दिया गया, जैसे बचत, SF, चालू, CA, करेंट अकाउंट। उसके बाद देखिए OD, नगद जमा, आवर्ती जमा, आवधि जमा, ऋण, इस तरीके से कोई भी चीज़, क्रेडिट कार्ड संख्या, कोई भी चीज़ डाल करके, यानी किस तरीके से आप डिपॉजिट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब इसमें जानकारियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें दो पार्ट होता है। एक बैंक अपने पास खुद रख लेता है और एक आपको ये रिसीविंग देता है। आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपने पैसा बैंक को दिया जमा करने के लिए, तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए। कल की डेट में अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होती है या पैसा नहीं जमा हो पाता या कुछ और रीज़न हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है उसमें, तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आप जो जानकारी इसमें भरे हैं सेम वो जानकारी इसमें भी रहती है। तो एक बड़ा पोर्शन जो बैंक अपने पास रखता है, उससे पहले आप देखिए छोटा पोर्शन। देखिए इसमें दिया गया है शाखा या ब्रांच, इसमें बैंक के ब्रांच का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक, यानी जिस डेट को आप पैसा जमा कर रहे हैं वो लिखेंगे। फिर उसमें आप देखिए दिया गया है इसमें अकाउंट नंबर। इसमें कोई भी अकाउंट नंबर, करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, जो भी है, आप इसमें अकाउंट नंबर भरेंगे। हर बैंक का अकाउंट नंबर अलग अलग डिजिट का होता है। किसी का 11 नंबर होता है, किसी का 14 नंबर होता है, किसी का 16 नंबर होता है। तो हर बैंक का अपना अपना जो है क्या है, अकाउंट नंबर है, जिसकी डिजिट मैटर नहीं करती है कितना है। उसके लिए बॉक्सेज बने हैं, उस बॉक्सेज में आप भर दीजिए। फिर आप नाम, उसके बाद फिर टेलीफोन नंबर, इसलिए क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि कौन सा टेलीफोन नंबर आपने वहाँ दिया है, उस पर आपको बैंक से कॉल आ सकता है अगर ज़रूरी होगा। राशि या अमाउंट, इसमें राशि आप भरेंगे नंबर में। उसके बाद फिर राशि शब्दों में, अमाउंट इन वर्ड्स, शब्दों में भरेंगे। जैसे सपोज करिए आपने भरा 1000 रुपये, तो यहाँ आप लिखेंगे 1000 रुपीज़ ओनली, 1000 रुपीज़ ओनली। अब फिर यहाँ आता है चेक नंबर। यदि अगर आप चेक जमा कर रहे हैं तो यहाँ आप चेक नंबर लिखेंगे और बैंक का नाम, किस बैंक का चेक है, इसमें देखिए दिया गया है चेक नंबर एंड नेम ऑफ द बैंक। उसके बाद फिर अगर आप कैश जमा करते हैं तो यहाँ नोटों का विवरण आपको देना पड़ता है, और चेक हैं तो इसके लिए सीधा आप अमाउंट लिख देंगे, यानी चेक कितने का है, 10,000 का है, 5,000 का है, 25,000 का है, जितना होगा आप यहाँ अमाउंट लिख के सीधा यहाँ टोटल करके छोड़ देंगे। देखिए यहाँ दिया गया है ऑफिस कैशियर SOW, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑफिस यूज के लिए होता है, बैंक इसका इस्तेमाल करेगी। और इसमें देखिए बैंक का टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, अगर कोई ज़रूरत होता है इसे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो इसमें देखिए दिया गया रुपया 50,000 तथा अधिक की नगद राशि हेतु पैन कार्ड संख्या, यानी अगर आप क्या है 50,000 रुपये तक यहाँ जमा कर सकते हैं इस जमा पर्ची के माध्यम से।
लेकिन अगर इससे ज़्यादा का अमाउंट अगर आपको जमा करना है और वो भी सेविंग अकाउंट है, खासकर करेंट अकाउंट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, आप कितना भी जमा कर सकते हैं क्योंकि उसमें पैन कार्ड लगा होता है पहले से। दोस्तों ये समस्या पहले ज़्यादा आती थी, लेकिन आज की डेट में समस्या बहुत कम हो गई क्योंकि हर व्यक्ति का जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो बैंक अकाउंट से लिंक होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अकाउंट खुल गया, उसमें आपका बैंक में आधार कार्ड और पैन कार्ड उसमें केवाईसी नहीं हुआ रहता था और ज़रूरी भी लोग नहीं मानते थे क्योंकि पहले उतना लेन देन या ट्रांजैक्शन नहीं होता था, तो जिससे कि दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन फ्रॉड को देखते हुए बैंक ने सुविधा धीरे धीरे बंद कर दी है कि आप इससे अधिक अमाउंट अगर आप जमा करते हैं तो उसके लिए आपको पैन कार्ड लगाना ज़रूरी होता है, आजकल लगा ही होता है। और इसमें भी देखिए मूल्य वर्ग यानी नोट्स या कॉइन्स, अगर नोट्स 2000 के नोट आकर चल रहे हैं आजकल, 500 का चल रहा, 200 का चल रहा, 100 का चल रहा, 50 का, 20 का, 10 का, 5 रुपये का नोट नहीं चलता आजकल, सिक्का चलता है। और भी कोई अगर सिक्कों का विवरण है तो आप दे सकते हैं। संख्या यानी कितनी संख्या में आपका 2000 का नोट है, 500 का नोट है, उनकी संख्या लिखना है और उसको मल्टीप्लाइड करके आप यहाँ टोटल अमाउंट लिखेंगे। सपोज दैट मान लीजिए 2000 का अगर मान लीजिए 2 नोट है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू यहाँ क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा 4000 रुपीज़। मान लीजिए 500 रुपये का एक नोट आपने जमा किया तो यहाँ सीधा 500 आ जाएगा। 200 को मान लीजिए आपने क्या है यहाँ 5 नोट जमा किया तो सीधा यहाँ पे क्या है, इसके सामने 1000 आ जाएगा। इस तरीके से मान लो 100 रुपये का आपने जो है 10 नोट जमा किया तो 10 नोट 100 रुपये का होगा तो 1000 हो जाएगा। और यहाँ से सीधा आप करके ये भर देंगे और देखिए 4000, 500, 4500, 1000 क्या हो जाएगा आपका 5500 और ये 6500, तो यहाँ हो गया 6500। यहाँ करके आप क्लोज कर देंगे इस तरीके से। इसमें देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक ने दिया है। नंबर 1, सभी चेक अनिवार्यता रेखित हों। नगद जमा व स्थानीय बैंकों के लिए अलग अलग फॉर्म भरें। इसमें इसने दिया है कि रेखांकित चेक का मतलब होता है वो चेक अकाउंट से अकाउंट में जाने वाला। बैंक ये चाहता है कि लोग अकाउंट से अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करें, कैश लेने का प्रयास कम करें, इसलिए छोटा सा नोटिफिकेशन बैंक ने यहाँ दे रखा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सेम वही चीज़, उधर आपने बैंक की ब्रांच भरा था, इधर भी है। इधर आपने डेट भरा था, इधर भी आपको डेट भरना है। इधर अकाउंट नंबर आपने लिखा था, इधर भी आपको अकाउंट नंबर लिखना है। इधर भी आपने नाम लिखा था और इधर भी आपको नाम लिखना है। इधर टेलीफ़ोन नंबर था, सेम इधर टेलीफ़ोन नंबर है। बस इधर में क्या थोड़ा एड्रेस भी दिया गया है कि कभी कभी कोई फर्म है, कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है तो यहाँ पे क्या है एड्रेस डाल देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे इसको डालना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन डाल देंगे तो बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर राशि शब्दों में, अमाउंट इन वर्ड्स, शब्दों में राशि को आपको लिखना है कितना है। जैसे यहाँ 6500 है तो आप लिखेंगे 6500 ओनली। फिर आप देखेंगे अमाउंट का जो है आपका नोटों का विवरण यहाँ देंगे, कितना पैसे का कितने का नोट है। उसके बाद यहाँ टोटल करेंगे और फिर जमा करता है यानी जमा करने वाला का यहाँ सिग्नेचर होगा, आप यहाँ साइन करेंगे। इस तरीके से कंप्लीट होता है। कुछ बैंक होते हैं जो इसके पीछे भी भरने के लिए बोलते हैं, उसका कुछ रीज़न होता है। जब ज़्यादा अमाउंट का लेन देन होता है या कोई व्यक्ति बार बार पैसे बैंक में जमा करता है तो बैंक ये जानना चाहती है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए देखिए जो बड़ी बैंक्स होती हैं जैसे HDFC है, इसका बैक साइड हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है पर्पज़, यानी किस पर्पज़ से ये पैसा आप जमा कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आप कोई बिल पे कर रहे हैं, कोई फीस जमा कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं या कोई चीज़ आप बिजनेस के लिए परचेजिंग कर रहे हैं। बैंक जानना चाहता कहीं आप सेविंग अकाउंट से तो नहीं आप बिजनेस कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में कहीं बहुत ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब आप पर्पज़ लिखते हैं तो उससे एक आइडिया लग जाता है किस उद्देश्य से पैसा जा रहा। आगे इसमें लिखा है देखिए, पर्पज़ आप लिख देंगे आई कन्फर्म दैट द कैश डिपॉजिटेड इज नॉट फॉरवर्ड्स पेमेंट्स फॉर जॉब ऑफर्स, क्लेमिंग लॉटरी विनिंग्स, अवार्ड्स, गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस। तो इसमें दिया गया है कहीं आप ये पैसा लॉटरी के लिए, जुआ के लिए
या फिर कोई जॉब के लिए कोई घूस वगैरह तो नहीं दे रहे हैं, क्या चीज़ है। बैंक ने अपना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर दिया सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर, जो पैसे को जमा कर रहा है उसका सिग्नेचर, नेम ऑफ द डिपॉजिटर, जमा करने वाले का पूरा नाम, रिलेशनशिप विथ अकाउंट होल्डर, जिसके खाते में आप ये पैसा जमा कर रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो व्यक्ति जमा कर रहा है उसका। बाकी कुछ तमाम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा गई, वो मैटर नहीं करती हैं। और लगभग देखिए HDFC बैंक में भी सब कुछ वही जानकारियाँ होती हैं जो एक बैंक में होती है, हर बैंक का लगभग वही होता है। बस सबकी जमा पर्ची का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बाकी लगभग सारी इन्फॉर्मेशन सेम होती हैं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो ज्ञान का है तो आप ज़रूर इसे शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की तमाम सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें, वो भी सबसे पहले। थैंक यू, धन्यवाद।